सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे बच्चे हमेशा सकुशल, समृद्ध और खुश रहें, यही आशीर्वाद है। बेटे, आपको उदास नहीं होना है। इस घड़ी में, इस अवधि में उदास नहीं होना है आपको। आपके साथ हम हैं। आपके सिलेबस को हम पीछे नहीं रहने देंगे। बस आप मन से पढ़ते रहिएगा। अपने मन में कभी निगेटिविटी मत लाइएगा, कभी मत लाइएगा, क्योंकि निगेटिविटी से आपके ऊर्जा का ह्रास होता है। हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि विनम्रता ही विद्यार्थियों का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। मैं आपको कहता हूं ना कि कुछ भी बनने से पहले आप एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट बन जाइए। और रही बात सफलता की, तो वो तो होनी ही होनी है। सफलता ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए, आज हम लोग जो अगला टॉपिक देखेंगे वो है पॉलन वायबिलिटी। कल आपने पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिटेल देखा था, है ना। आज देखते हैं पॉलन वायबिलिटी, और तब हमारा मेल पार्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा मेल गैमेटोफाइट भी देख लेंगे, तब हमारा मेल पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पॉलन वायबिलिटी। इसको परागकण की जीवन क्षमता कहा जाता है। किसको बोलते हैं परागकण की जीवन क्षमता? आपको पहले भी बताया था बड़ी इजी रूप में, कि जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं नीट का, तो क्या अगर मैं कहूं कि आप 45 साल के उम्र में शुरू करो तो हो जाएगा? नहीं, यानी वो एनर्जी आप में हमेशा नहीं रहता है। तो एक पॉलन ग्रेन यानी परागकण या इसके अंदर उपस्थित नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करने की जितनी देर क्षमता रखता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं? जीवन क्षमता। नहीं, जैसे ये मार्कर है, मान लो ये लिख ही ना पाए, कोई महत्व नहीं, तो ये मान लो परागकण है या मार्कर है, तो ये जितनी देर लिखने की क्षमता रखता है वो इसका वायबिलिटी बोला जाता है। समझ में आया ना? तो वही मैं कह रहा हूं कि एक परागकण पॉलन ग्रेन या नर युग्मक, मेल गैमेट, क्योंकि इसी के अंदर होते हैं ना नर युग्मक, मादा युग्मक को यानी फीमेल गैमेट को जितनी देर निषेचित करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं? परागकण की जीवन क्षमता कहते हैं, है ना। अच्छा, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे व्हीट यानी गेहूं और राइस यानी धान के परागकण की जीवन क्षमता बहुत कम होता है, 30 मिनट्स के आसपास होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जो अधिकांश आवृतबीजी पौधों का परागकण है, उसका जो जीवन क्षम होता है यानी वायबिलिटी जीवन क्षमता होता है, वो कई महीनों तक होता है ना। अधिकांश पौधों में जो वायबिलिटी होता है, जीवन क्षमता होता है परागकण का, वो कई महीनों तक का होता है। ओके, अच्छा, अब एक और टर्मिनोलॉजी समझिए बेटे जी।
क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें परागकण को बहुत कम तापमान में तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो संरक्षण कहा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉलन ग्रेन को तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सी पर बहुत लंबे समय तक वाइबल रखा जा सकता है, यानी जीवनक्षम रखा जा सकता है। इसी क्रिया को क्रायो संरक्षण बोला जाता है। और बहुत लंबे समय तक 100 साल भी रख सकते हैं आप, इतना कम टेम्परेचर पे। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। केवल पॉलन ग्रेन नहीं, अच्छा किस रूप में? पॉलन बैंक के रूप में, पॉलन बैंक के रूप में। अरे भाई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत क्यों है? सीड को रखेंगे तो सीड बैंक हो जाएगा, हैं? स्पर्म को रखते हैं तो स्पर्म बैंक हो जाता है, ब्लड को रखे ब्लड बैंक, तो फिर उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अच्छा अब देख लेते हैं मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। आपको क्या बताया था बच्चों कि जो आपका पॉलन ग्रेन होता है ये हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, नहीं अगुणित होता है। और जब ये पॉलन ग्रेन किसी वर्तिकाग्र पे यानी स्टिग्मा पे चले जाते हैं, मान लो ये वर्तिकाग्र है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बस केवल आपको स्टिग्मा दिखा रहा था। ये मान लो ओवरी है, इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, मैं केवल इसकी चर्चा कर रहा हूँ। जब यहाँ पे मान लो कौन आ गया? परागकण आ गया। समझो बात को, ये इसका अंतःचोल है, इंटाइन है, ये इसका मान लीजिए एक्साइन है, वाइचोल है जो स्पोरोपोलिन का बना हुआ था। ओके, अच्छा इसके अंदर 2 कोशिका थे, कौन कौन? बोलो फटाफट। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सेल, कायिक कोशिका या केंद्रक, और दूसरा कौन सेल था? जनन कोशिका, जिसको आप जनरेटिव सेल बोले थे। अभी ये पॉलन ग्रेन है, अभी ये मेल गैमेटोफाइट नहीं है। क्यों सर? अरे भाई अभी इसमें अंकुरन हुआ कहाँ है? अभी इससे पराग नलिका निकला कहाँ है? नहीं ना निकला है, तो इसको मेल गैमेटोफाइट अभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन अभी आ गया यहाँ पे, और जब ये स्टिग्मा पानी छोड़ता है, पानी का स्रावन करता है, वाटर का सिक्रीशन करता है, कैसे ये पॉलिनेशन में बताऊंगा, तब ये क्या करता है कि यहां से पॉलन ट्यूब पराग नलिका निकालता है। क्या निकालता है? पराग नलिका निकालता है, जिसको आप पॉलन ट्यूब बोलते हो। और ये जो जनरेटिव सेल है ये समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक बना लेता है, 2 मेल गैमेट बना लेता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बोलो, मेल गैमेटोफाइट, है ना। अब इस संरचना को
मतलब पॉलन ट्यूब के साथ 2 मेल गैमेट। अब इसको क्या बोल देंगे बच्चों, बोलो मेल गैमेटोफाइट, यानी नर युग्मकोद्भिद। इसका भी गुणसूत्रता क्या होगा, अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये था आपका मेल गैमेटोफाइट, यानी यहां आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी नर जननांग खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अच्छा, पॉलन ग्रेन क्या था बेटे, मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका था। नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पहले ना तो 2 मेल गैमेट बने थे ना तो पॉलन ट्यूब निकला था, तो प्रथम कोशिका तो वही था। अब उसमें जब पॉलन ट्यूब निकल गया, 2 मेल गैमेट नरयुग्मक बन गए, तब इस संरचना को क्या बोल दिए, मेल गैमेटोफाइट। तो आप बोलेंगे सर है तो ये पॉलन ग्रेन ही ना, तो मैंने कब कहा कि ये पेड़ा है, पॉलन ग्रेन ही है भाई साहब, है ना। चल, तो इस तरह आपका नर जननांग वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। मादा जननांग। आप भली भांति जानते हो पहले से कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मादा जननांग होता है, क्या बोलते हैं उसको, गाइनोशियम, है ना, जिसको आप जयांग बोलते थे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटे, उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, और इसको हम क्या बोलते हैं, जयांग। और इसका जो इकाई होता है, गाइनोशियम का इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है, उसको आप क्या बोल लेते बच्चों, या तो कार्पेल या तो पिस्टल। नहीं, इसका यूनिट क्या बोले थे, या तो कार्पेल या तो पिस्टल, यानी या तो अंडप या स्त्री केशर। कहने का मतलब कि जब कई अंडप या स्त्री केशर मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, जयांग का ना। अच्छा, अब देखते हैं कि एक पुष्प में एक भी कार्पेल हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, अगर एक पुष्प में एक ही कार्पेल हुआ, एक ही अंडप हुआ, तो इसको हम जो शब्द देते हैं, इसको बोलते हैं मोनो कार्पेलरी। मोनो मतलब एक ना, इसको बोलते हैं हम एकांडपी। क्या बोलते हैं बेटे, एकांडपी। एक अंडप है ना, इसीलिए इसको एकांडपी बोलते हैं। इसको, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मटर का। पी में के फ्लावर में कितने कार्पेल होते हैं, एक, मोनोकार्पेल है। ठीक ना। अब अगर दूसरा सिचुएशन कि अगर एक पुष्प में कई कार्पेल हो, अगर एक पुष्प में कई कार्पेल हो, तो उसको जो टर्म शब्द दिया जाता है वो है मल्टी कार्पेलरी बोलो या पॉली कार्पेलरी बोलो, एक ही बात है। क्योंकि मल्टी मतलब भी कई होते हैं और पॉली मतलब भी कई होते हैं, है ना। मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं और इसको बहुअंडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बहुअंडपी बोलते हैं। अब कई कार्पेल्स है, अब देखो ना, मान लो कई कार्पेल्स है तो इसमें भी दो सिचुएशन, या तो ये सब संयुक्त रूप से जुड़ के रहता हो या सब अलग अलग ऐसे करके रहता हो, है ना। यानी या तो ये स्वतंत्र रह सकते हैं या तो ये संयुक्त रह सकते हैं, मतलब या तो फ्री या तो फ्यूज्ड। अच्छा, तो
अगर ये फ्री रहा मतलब स्वतंत्र रहा, या तो ये फ्यूज्ड रहा मतलब संयुक्त रहा। तो दो सिचुएशन हो जाते हैं। अगर ये स्वतंत्र रहा तो इसको हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। वियुक्तांडपी। क्या बोलते हैं? वियुक्तांडपी। और अगर ये फ्यूज हुआ मतलब जुड़ा हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? यहां एपो वर्ड जुड़ गया मतलब कि ये सारे के सारे स्वतंत्र हैं, फ्यूज्ड नहीं है। और अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। इसको बोलते हैं युक्तांडपी, है ना। युक्त मतलब होता है संयुक्त, अंडपी मतलब कार्पेल, अंडप। अच्छा, अगर फ्री रहा एपोकार्पस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रेननकुलस का। इसका एग्जाम्पल आप रेननकुलस पौधे का ले सकते हैं। और जो फ्यूज्ड है इसका एग्जाम्पल आप पेटूनिया का ले सकते हैं। पेटूनिया का ले सकते हैं, है ना। ये आपने इंट्रोडक्शन देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। आइए ना फटाफट एक बार हम लोग फिर से इसको दोहरा लें। हमने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा जननांग है फ्लावर का, पुष्प का, वो कौन है? गैनोशियम, जायांक। जायांक का इकाई क्या होता है? अंडप या स्त्री केशर यानी कार्पेल या पिस्टिल। एक पुष्प में एक ही कार्पेल भी हो सकता है और कई कार्पेल्स भी हो सकता है। अगर एक कार्पेल रहा तो मोनोकार्पेलरी यानी एकांडपी, और कई कार्पेल रहा तो बहुअंडपी या मल्टीकार्पेलरी। अगर तो एक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कई है तो उसके भी दो रूप हो सकते हैं, या तो सबके सब स्वतंत्र हों या सबके सब आपस में फ्यूज्ड हों। अगर स्वतंत्र है तो एपोकार्पस यानी वियुक्तांडपी, और अगर संयुक्त है तो सिनकार्पस यानी युक्तांडपी। अब हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसका। आइए, अच्छा, ये जो आपका कार्पेल होता है, अंडप होता है, ये ओव्यूल धारण करने वाला रूपांतरित पत्ती होता है ना। जब लीफ का मॉडिफिकेशन होता है तब उसमें ओव्यूल आ जाते हैं और तब वो बन जाता है क्या? कार्पेल। इसीलिए उसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। नोट्स में लिखा हुआ रहेगा सब कुछ। आइए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। हम बड़ा बनाएंगे ताकि सभी चीज हमें खूब अच्छे से दिख पाए। यहाँ पे पुष्पाशन होगा, इससे हमें अभी मतलब नहीं है, हमें अभी इससे मतलब है। और यहाँ पे प्लेसेंटा है जिसको बीजांडाशन बोलते हैं। फिर यानी कहिए ना ओव्यूल होगा। ओव्यूल की संरचना हम फिर से करेंगे क्योंकि ओव्यूल की संरचना आपके लिए बहुत बहुत भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा, है ना। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसको प्रतीप बीजांड बोलते हैं। सब बताऊंगा एक एक करके, आप चिंता ना करें। इसको आपने, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहला गया बेटा? गायनोशियम या कार्पेल या पिस्टिल, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिग्मा। वर्तिकाग्र, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल, वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी, अंडाशय जो निषेचन करने के बाद फल में बदल जाएगा। और
ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा संरचना आपका क्या कहलाता है? ओव्यूल, जिसको कि हम बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड। आप याद करें, जब आप एंथर परागकोश की संरचना देख रहे थे तो उसमें आपको 4 प्रकोष्ठ मिले थे। हर प्रकोष्ठ को आप क्या बोले थे? माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुधानी। तो यहां पे भी ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, मतलब गुरु बीजाणुधानी। क्यों सर? अरे भाई, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही बना था पॉलन ग्रेन ना है? तो यहां भी जो गैमीट बनेंगे, एम्ब्रायो सैक बनेगा, वो यहां बनेगा, ओव्यूल के अंदर बनेगा। तो यही रीजन है, यही कारण है कि ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, है ना। एंथर में बोलते थे एक को माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। क्यों? क्योंकि लघु बीजाणु बनता था। और यहां मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। इसीलिए इसका नाम मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ओव्यूल का संरचना देखेंगे हम। लेकिन ओव्यूल का संरचना दिखाने के लिए आपको मुझे एक और चीज़ दिखाना है, वो बताऊंगा। और इसके अंदर क्या होता है बेटे? एम्ब्रायो सैक होता है, जिसको कि आप भ्रूण कोश बोलते हो, है ना। ये हो गया क्या? एम्ब्रायो सैक। अभी ये तुरंत नहीं बनेगा, एक एक करके बनाएंगे हम लोग आगे। इसको हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश, है ना। तो जब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर पूरा बड़ा करके देखेंगे। गुरु बीजाणुधानी या ओव्यूल का संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का बौछार होता है वहां से। ओके, तो आज बस इतना ही। थैंक यू।